दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को लगातार क्राइम की कहानियां सुनाता हूं। लगभग 264 एपिसोड मैंने आप लोग को अपने इस चैनल पर सुना दिए हैं और जो हमारा शावेज़ मलिक वाला चैनल है उस पर भी लगभग 100 एपिसोड के आसपास सुना चुका हूं। यानी टोटल अगर हम लोग देखें तो 350 के आसपास हमने एपिसोड सुनाए हैं। और उससे पहले जो मेरा चैनल डिलीट हुआ था लगभग उस पर भी मैंने आप लोग को 500 के प्लस क्राइम के एपिसोड सुनाए थे। लेकिन दोस्तों, जितने भी क्राइम के इस एपिसोड में आप लोग को सुनाता हूँ, कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर भी हूँ इस मामले में। लेकिन चैनल अभी नया है क्योंकि पुराना वाला चैनल जो था जिस पे मिलियन में व्यूज़ जाते थे वो तो डिलीट गया। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ये नया वाला चैनल है ये भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी उस हिसाब किताब से व्यूअरशिप नहीं है जिस हिसाब किताब से होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जितने भी क्राइम एपिसोड मैं आप लोग को सुनाता हूँ, इन सारी चीज़ों में, इन सारे ही एपिसोड में एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई पड़ती है और वो होते हैं किसी भी क्राइम के पीछे अवैध रिश्ते। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में अगर हम लोग देखें तो पैसों का लेन देन ये सारी चीज़ें तो होती हैं। यानी अगर पूरे देश के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी क्राइम होता है तो उसमें 70 to 80% के आसपास ऐसे मामले होते हैं कि जिसमें अवैध संबंध ही इस क्राइम के पीछे की वजह निकलते हैं। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली आप लोग देखते हैं कि कहानियों में अवैध संबंध वाली जो चीज़ें हैं ये दिखाई पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का मतलब ये होता है कि इंसान भले ही कितनी ज़्यादा चालाकी से क्राइम करे, कितना ही ज़्यादा चतुर होकर करे और वो सोचे कि वो क्राइम कर कर निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दरअसल वो चाहे भले ही कितनी बड़ी प्लानिंग कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो होती है उसके गिरेबान तक पहुंचती है और उसके बाद में उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है ये दुनिया के सामने बेनकाब करती है और उसको सख्त से सख्त सज़ा भी दिलाई जाती है। और दोस्तों, सेम कुछ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि क्राइम करने से पहले कुछ ऐसी प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के तहत क्राइम करता है। लेकिन दोस्तों, जब सच्चाई लोगों के सामने आती है और जब लोग इस रिश्ते के बारे में सुनते हैं तो लोग बड़ा शर्मसार होते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान और जानवर बड़ा फ़र्क होता है। इंसान के अंदर सोच समझ होती है और जानवर के अंदर सोच समझ नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इंसान जो है वो इतना ज़्यादा बदतर हो चुका है, इंसान इतना ज़्यादा नीच हो चुका है आज के इस दौर में कि इंसान ने हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। और दोस्तों, आज की घटना वाकई आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बड़ा शर्मिंदगी महसूस करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि अगर इस रिश्ते को भी इंसान नहीं छोड़ रहा है तो फिर दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता है कि जिस रिश्ते के ऊपर भरोसा किया जाए। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है पंजाब की। और दोस्तों, पंजाब में एक जगह पड़ती है जो कि उधम सिंह नगर वाला में आती है, जिसको हम लोग सुनाम के नाम से जानते हैं। सुनाम उधम सिंह वाला, अगर आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो ये जो शहर है ये आप लोग को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसी में एक जगह पड़ती है कच्चा पाहा प्रीतनगर सुनाम। कच्चा पाहा प्रीतनगर सुनाम। इसी कच्चा पाहा प्रीतनगर में एक व्यक्ति रहते हैं जिन व्यक्ति का नाम है जसवीर सिंह। इनका उपनाम जस्सा भी है, लोग प्यार से इन्हें जस्सा भी कहते हैं। जसवीर सिंह शादीशुदा है। इनकी पत्नी जो है उनका नाम चरणजीत कौर है और जसवीर सिंह जो है अपनी पत्नी के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। जसवीर सिंह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ड्राइवरी करते हैं, पेशे से ड्राइवर हैं, इसलिए अक्सर ये घर से बाहर रहते हैं। और दोस्तों, इसी 20 अप्रैल साल 2024 का ये वो दिन था कि ये अपने घर से 9 बजे के आसपास निकलते हैं और अपनी पत्नी से कह के जाते हैं कि बस वो अभी गए और अभी आए। अब जब पति जसवीर 9 बजे के आसपास घर से चले जाते हैं तो जो पत्नी चरणजीत कौर होती है वो अपने कामकाज में लग जाती है। सोचती है कि उसके पति अभी घर से बाहर गए हैं, बस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रात के करीब 10 से सवा 10 बजे के आसपास का समय होता है, कुछ लोग चीख पुकारते हुए इस जो चरणजीत कौर है इसके घर पे आते हैं और आने के बाद में कहते हैं कि जो तुम्हारा पति है जसवीर सिंह उर्फ जस्सा, ये मेन सड़क जाकर रोड पर राकेश कुमार जो निवासी हैं सुनाम के, उन्हीं के घर के पास में एक गली में वो गिरे पड़े हैं। अब जैसे ही पत्नी चरणजीत इस तरीके की बात सुनती है कि उसके पति जस्सा जो कि राकेश कुमार के घर के पास में गली में गिरे पड़े, ये दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। अन्य रिश्तेदारों को भी पता चलता है, अन्य फैमिली मेम्बर्स को भी पता चलता है, वो भी दौड़े दौड़े भागे भागे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि वाकई ये बात सच है और जस्सा जो है वहीं पर ज़मीन पर गिरा हुआ है, बहुत सारा खून बह रहा है। जब लोग पास में जाके देखते हैं तो पता चलता है कि उनके
शरीर पर कई जगह चाकुओं के निशान हैं और उनकी गर्दन पर किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया है। अब दोस्तों जैसे ही ये पूरा मामला होता है, जो पत्नी चरणजीत कौर होती है तुरंत अपने पति को वहाँ से उठाती है, हॉस्पिटल लेके भागते हैं ये लोग, लेकिन डॉक्टर इस जस्सा को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। दोस्तों पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो सबसे पहले जो चरणजीत कौर होती है ये पुलिस को बताती है कि साहब मेरा पति 20 अप्रैल यानी आज ही के दिन घर से निकला था, 9 बजे के आसपास ये घर से निकला था और 10 बजे के आसपास उसे इस तरीके की खबर मिल गई कि उसका पति जो है वो राकेश कुमार के घर के पास में गली में गिरा पड़ा है। हम सब लोग घर वाले जब वहाँ पर पहुँचे तो वाकई में ये बात सच थी और जस्सा जो था वहीं पर ज़मीन पर गिरा हुआ था। हमने जब देखा तो पता चला कि इनकी गर्दन पर किसी ने तेज़ धारदार हथियार को कई बार चला दिया है। अब दोस्तों जो पुलिस थी वो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, पत्नी के बयान दर्ज कराती है और अन्य लोगों से भी पूछताछ करती है। अब दोस्तों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस जो थी अपनी छानबीन कर रही थी। अब चूंकि एक ब्लाइंड मर्डर था इसलिए ब्लाइंड मर्डर को एक तरीके से उसका खुलासा करना यह पुलिस के लिए बेहद मुश्किल टास्क था। अब पुलिस अलग अलग लोगों से, जो राकेश कुमार है जिनके घर पर जस्सा की डेड बॉडी थी, उनके घर पर भी जाकर पूछताछ की जाती है, उस मोहल्ले में भी जाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस फिर से इस पत्नी जो चरणजीत कौर होती है इसको बुलाती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर ऐसा तो नहीं कि हाल फिलहाल में किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ हो और उसने रंजिश के तहत तुम्हारे पति की हत्या कर दी हो, या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन रहा हो जिस वजह से कुछ कहा सुनी हुई हो और इस वारदात को उसने अंजाम दे दिया हो। तो जस्सा की जो पत्नी होती है चरणजीत कौर ये कहती है पुलिस से कि उसके पति तो बहुत सीधे साधे आदमी थे, उनका किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ना हमारा पैसों के साथ में कोई लेन देन है, ना किसी के साथ में कोई दुश्मनी, तो भला कौन उसके पति की हत्या कर सकता है। साहब मुझे कुछ भी हो मेरे पति के हत्यारे को सज़ा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों चरणजीत कौर पुलिस के सामने रो रो कर गुहार लगाती है कि उसके पति के हत्यारे को पकड़ा जाना चाहिए। इधर पुलिस के सामने ब्लाइंड मर्डर था, ना तो कोई CCTV कैमरास वहाँ पर थे जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कातिल कौन है। इसलिए पुलिस अब बारी बारी से अपने बयान लिखवा रही थी और गांव के अंदर कुछ मुखबिर भी छोड़ती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार के अन्य लोगों के भी बयान लिखने चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मेहर सिंह, जो कि जस्सा जो कि जसबीर सिंह है उनके तहरे भाई हैं। अब जब मेहर सिंह के बयान लिखवाए जाते हैं तो मेहर सिंह इस पूरे कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट ला देता है। मेहर सिंह कहता है कि साहब उसके भाई की हत्या की गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसी सुनाम का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जो कि दूध का काम करता है और जो मेरी भाभी है जिसका नाम चरणजीत कौर है उसके उस दूध वाले के साथ में अवैध रिश्ते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं इस निर्मल सिंह की तो पुलिस वाले बड़े शौक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसके बाद में सोचते हैं कि हो सकता है कि पारिवारिक कलेश की वजह से ये उसकी पत्नी का नाम लगा रहा हो। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करते हैं तो पुलिस के सामने कुछ अहम सबूत लगते हैं। दोस्तों सबसे पहले पुलिस इस निर्मल सिंह के बयानों के आधार पर जो चरणजीत कौर है जो कि जसबीर सिंह की पत्नी थी उसकी कॉल डिटेल निकालती है। अब दोस्तों जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पुलिस को एक नंबर दिखाई पड़ता है कि जिस नंबर पर पिछले कुछ समय से लगातार दिन में कई बार कॉल की जा रही थी। अब दोस्तों जब पुलिस इस नंबर के बारे में छानबीन निकालती है, इस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी और के नहीं बल्कि इस निर्मल सिंह जो कि दूध का काम करता है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस देखती है कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और जो मेहर सिंह है उन्होंने भी इस बारे में रिपोर्ट लिखाई है कि उनके भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जो निर्मल सिंह है उसने की है। अब पुलिस तुरंत निर्मल सिंह और इस पत्नी चरणजीत कौर को इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में सीधा इन्हें फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है, थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो ये लोग पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं वाकई दोस्तों वो कहानी हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल दोस्तों जो निर्मल सिंह है जो दूध का काम करता है ये पुलिस वालों से कहता है कि साहब जसबीर सिंह की हत्या उसी ने की है और उस हत्या करने में अगर किसी ने साथ दिया है तो जसबीर सिंह की जो पत्नी है जिसका नाम चरणजीत कौर है उसने उसका भरपूर साथ दिया है। अब जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो उससे पूछते हैं कि हत्या करने के पीछे रीज़न क्या है। हालांकि पुलिस को पता था कि इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते हैं लेकिन पुलिस इनके मुंह से कोबलवाना चाह रही थी। तो उसके बाद में ये जो निर्मल सिंह है ये बताता है कि जो जसबीर सिंह है ये ड्राइवरी का काम करता था और ड्राइवरी के काम करने के सिलसिले में ये अक्सर घर से बाहर रहता था और मैं जसबीर सिंह के घर पर दूध देने जाता था।
जब मैं लगातार उनके घर पे दूध देने जाता था, जो जसबीर सिंह घर पे नहीं होते, तो मैं भाभी जी से हंसी मजाक कर लिया करता था। जब मेरी हंसी मजाक लगातार बढ़ती जाती है, कभी कभार मैं ऊट पटांग बातें कर देता, यानी डबल मीनिंग बातें भाभी से कर दिया करता था, तो भाभी इस पर मुस्कुरा दिया करती और मुझे कुछ भी ऐसा जवाब नहीं देती जिससे मुझे ये लगे कि कुछ बंदिश है या फिर कुछ ऐसा भाभी की तरफ से मुझे रोका जा रहा है। भाभी लगातार मुझे छूट देती गई और मैं लगातार आगे बढ़ता गया। होते करते मैंने एक दिन भाभी को अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद में शायद जो चरणजीत कौर थी वो भी यही चाह रही थी, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं। अब दोस्तों, जब इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बनते हैं तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब एक बार ये शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क भले ही कितनी ही ज़्यादा चालाकी के साथ में किया जाए, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर किया जाए, आखिरकार ये लोगों के सामने आता ज़रूर है और ये छुपाए से छुप नहीं सकता। और इस बारे में कहीं ना कहीं जसबीर सिंह को खबर हो जाती है। वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है, उसे समझाता भी है, मारपिटाई की नौबत आती है तो मारपिटाई भी करता है। लेकिन जो जसबीर सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम चरणजीत कौर था, शायद इसके ऊपर निर्मल सिंह दूधवाले का इश्क का भूत सवार था और इन दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी, क्योंकि इन दोनों को जो अवैध संबंधों में मज़ा आ रहा था, शायद वो अपने पति पत्नी वाले रिश्ते में मज़ा नहीं आ रहा था। इसी के तहत जब जसबीर सिंह अपनी पत्नी के ऊपर बंदिशें लगाता है, इधर इस दूधवाली के ऊपर भी बंदिशें लगाता है, तो ये दोनों उसकी हत्या की साजिश रच डालते हैं। और दोस्तों, इसी के तहत 20 अप्रैल साल 2024 को जब जसबीर सिंह अपने घर से बाहर जाता है, तो उसी समय जो चरणजीत कौर होती है, शायद इस बारे में इन्फॉर्मेशन इस निर्मल सिंह को दे देती है। उसके बाद में निर्मल सिंह उस गली में पहुंचने के बाद में तेज़ धारदार हथियार से जसबीर सिंह की गर्दन पर हमला कर देता है। एक के बाद एक कई सारे वार करता है, जिससे जो जसबीर सिंह होता है वहीं पर गिर जाता है और मौके पे ही दम तोड़ देता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस के सामने इस पूरी घटना का जब खुलासा होता है तो पुलिस भी यही सोच रही होती है कि अवैध संबंधों के लिए इंसान कितना ज़्यादा पागल हो जाता है, कितना ज़्यादा दीवाना हो जाता है कि किसी भी तरीके के क्राइम करने से वो चूकता ही नहीं है। और इसे कुछ इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार तो किया है और गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले ही इन लोगों को फांसी हो जाए, भले ही इन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिल जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो कि किसी माँ का लाल था, किसी का भाई था, वो तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं, उसमें पहला कमेंट्स है विनोद उपाध्याय जी का। लिखते हैं, नमस्कार शावेज मलिक जी, अवैध संबंधों से दूर रहने में ही समझ है, भलाई है, कहानी अच्छी लगी मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यारा कमेंट्स करने के लिए। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, आपकी कहानी सुनकर बहुत सीख मिलती है, रेणु सुनील त्यागी शानापुर शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में एक्सप्लोरर शोएब है, लिखते हैं, मैं इंडियन शोएब अख्तर हूँ, आपका ओल्ड सब्सक्राइबर। जी, मुझे याद है बहुत दिनों से आपका कमेंट्स नहीं आया है, आपका शुक्रिया कि आप वापस आए और आपने कमेंट्स भी किया। उसके बाद में अकबर हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं प्रयागराज से शहनशाह अकबर इलाहाबादी। तो भाई शहनशाह अकबर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया। वालेकुम सलाम जी। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं, सुजीत मंडल, वेस्ट बंगाल से। तो सुजीत मंडल जी, जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी सुनते हैं। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं, शावेज भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में जावेद अहमद हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाअल्लाह बहुत खूब, 3 साल वेरी गुड सर, मैं 11 साल से हूँ भाई और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, मैं दुबई क्वासिस अल नादा में रहता हूँ सर। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बताया कि आप कितने साल से रह रहे हैं, और आपका इस तरीके से जो प्यारा सा कमेंट्स है जावेद अहमद जी, लगातार हमें प्रोत्साहन देता है और हम लगातार अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आते हैं। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, कहानी ये संदेश देती है कि अवैध संबंध से दूर रहो, क्राइम से बच सकते हो। उसके बाद में राज रावत हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर, सॉरी बहुत दिनों से आपके साथ नहीं था। तो राज रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लौट के आए हैं और अपना प्यारा सा कमेंट्स किया है। उसके बाद में रूबी सिंह है, लिखते हैं, वेरी सैड, आई कांट बिलीव बिगेस्ट सिस्टर कैन किल हर यंगर सिस्टर। तो रूबी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से। सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में फिर से अपना कमेंट्स करते हैं जावेद अहमद जी, लिखते हैं, शावेज भाई आप कभी भी दुबई आते हो तो मिलो ज़रूर प्लीज़, सहारा सेंटर के पास दुबई बॉर्डर बॉम्बे स्वीट करके दुकान है भाई, मैं वहाँ पे बाइक से होम डिलीवरी करता हूँ, प्लीज़ आप कब आ रहे हो और चाट और स्वीट खाने प्लीज़ भाई। तो जावेद अहमद जी, अभी तो पॉसिबल नहीं है
कि मैं दुबई आऊँ, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ में दुबई आऊँगा छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आऊँगा, आप मेरे चैनल पे लगातार बने हुए हैं तो मैं पोस्ट कर दूँगा, और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं दुबई के, उन सबसे मिलने का मेरा इरादा है। उसके बाद में दानिश हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप परत दर परत ना बोला करो, मैंने आपको डेली कमेंट्स करूँगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो दानिश जी, मुझे ये नहीं समझ आता है कि परत दर परत से आपको क्या तकलीफ़ है, एक बार एक्सप्लेन करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि परत दर परत में बोलना बंद कर दूँ। उसके बाद में अर्जुन हैं, और ये लिखते हैं पतिंद्रा, कुछ समझ में नहीं आया सर मुझे आपने क्या लिखा है। उसके बाद में अफसार हैं, लिखते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए साली अपने घरवाले से, ये सब इन्होंने लिखा है। तो भाई ये क्या होता है कि जो वीडियो होती है तो उसको एक कहानी के तौर पे सुनाया जाता है, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐड हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खैर, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स हमारे साथ में साझा किया है, आपका बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आप लोग को आज की कहानी जो है पसंद आई हो, और हमारी खामियां आप लोग लगातार बताते रहते हैं, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।